तो हाय बच्चों, आज का टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? इनके प्रकार क्या क्या है, उनको आज हम बारीकी से पढ़ेंगे। आप मेरे साथ शुरू से लास्ट तक बने रहें। तो बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है उनको समझते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन क्या होगा पहले तो उनको समझते हैं। जब कोई पदार्थ अकेले ही या अन्य किसी पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक नए भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करेगा तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे मैंने क्या कहा, जब कोई पदार्थ अकेले है किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया किया, क्या किया? अभिक्रिया किया, और उससे एक मेरा नया पदार्थ क्या बना? 2HCl। क्या? 2HCl। तो इस वाले अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ, अकेले था, कोई अन्य पदार्थ आ गया, इसके साथ मिल गया, अभिक्रिया कर लिया, तो मेरा क्या बन गया? 2HCl। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इस प्रकार की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। अब देखिए, एक टॉपिक और इसमें क्या आता है, ये जो है इस अभिक्रिया में भाग लिया, तो भाग लेने वाले अभिक्रिया को बोलते हैं हम लोग अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको बोलते हैं अभिकारक, और जो भाग लेने के बाद जो मेरा रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं प्रतिफल। क्या बोलते हैं? प्रतिफल। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपका क्या है? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कहते किसको हैं? केमिकल इक्वेशन क्या होता है? देखिए, हम लोग किसी भी इक्वेशन को बनाने के लिए जिस एलिमेंट किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों और सूत्रों की सहायता से उस पदार्थ का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब मैंने क्या कहा, आप कोई भी एलिमेंट लेते हैं, आप कोई भी एलिमेंट लिए, जैसे मान लीजिए आप लिए यहाँ पे हाइड्रोजन। क्या लिए आप? हाइड्रोजन। और आपने लिया क्लोरीन। क्या लिया? क्लोरीन लिया। तो आपने हाइड्रोजन लिया, क्लोरीन लिया, तो इनका जो संकेत हुआ H और इनका जो संकेत हुआ Cl, चूंकि ये गैस है इसे इनको गैस के रूप में लिखते हैं। ठीक है। दोनों को मिक्स कर दिए, उसके बाद मेरा क्या बना? 2HCl। 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। मतलब मैंने क्या किया, जब कोई पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, उसके पदार्थों को संकेतों या सूत्रों की सहायता से, संकेत, इसका संकेत हो गया H, इसका सूत्र हो गया Cl2, तो किसी भी पदार्थ का या एलिमेंट का सूत्र का हम यूज करके उसके बाद जो रिएक्शन दर्शाएंगे, मतलब भाषा ना लिख के हम लोग रिएक्शन दिखा दें, तो इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। ठीक है। पहले आपने ये समझा, हाइड्रोजन था, क्लोरीन था, दोनों मिक्स हुआ, मेरा क्या बन गया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया। लेकिन इसको एक संक्षिप्त रूप में, एक छोटे रूप में बताने के लिए मैंने क्या कहा, जगह न छेके, स्पेस न छेके, तो मैंने क्या कहा, इनको लिख दिया H2, इनको लिख दिया Cl2, इसका मेरा बन गया 2HCl। कम लाइन में कम टाइम में आपका ये रिएक्शन बन गया। तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। चलिए नेक्स्ट हम समझेंगे संतुलित समीकरण क्या होता है। बैलेंस इक्वेशन, इन्हीं का एक नाम है और है संतुलित रासायनिक समीकरण। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस से आपको पता चलता होगा दोनों साइड क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। तो इनका परिभाषा क्या होगा? वह समीकरण जिसके दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे
दोनों ओर का मतलब हुआ, ये हम एग्जांपल लिए H2Cl2 एरो 2HCl, दोनों ओर जो है आपका परमाणुओं की संख्या समान मान होगा, तभी आपका ये क्या कहलाएगा, संतुलित समीकरण कहलाएगा। जैसे इसमें H कितना है, 2 है, Cl कितना है, 2 है। ये आपका हुआ बैलेंस करने के लिए इक्वेशन। केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करने के लिए तीर से दिखाते हैं, मैथ में क्या करते हैं, बैलेंस करने के लिए हम लोग इक्वल टू का चिन्ह दर्शाते हैं। तो यहाँ पे क्या दर्शा रहा है केमिस्ट्री, तीर का निशान, ये क्या है, बराबर है, आपस में बराबर है। तो बराबर कैसे हम बराबर कैसे होगा, आपस में हम जांच करेंगे। तो इधर तो मिल गया हमको, अब हमको इधर चेक करना। देखिए ये क्या है, 2 जो है ये दोनों के साथ है, तो H भी मेरा क्या हो गया, 2 हो गया, और Cl मेरा कितना हो गया, 2 हो गया। तो मैंने क्या देखा, दोनों साइड आपस में बराबर है। जब दोनों साइड आपस में बराबर हो तो इस प्रकार की अभिक्रिया हम क्या बोलते हैं, संतुलित समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, संतुलित समीकरण कहते हैं। इसी का ठीक उल्टा होता है, जब दोनों ओर बैलेंस नहीं होगा, मतलब दोनों तरफ किसी ना किसी एक तरफ कम होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसे असंतुलित समीकरण कहेंगे। जैसे आप मान लीजिए H2 लिए, H2 प्लस O2 लिए, और आपने बना दिया जल। क्या बना दिया, जल। हम इसको जांच करेंगे, H इसमें 2 है, इसमें 2 है, और O कितना, इसमें भी 2 है, और H में 2 हो गया। लेकिन इसमें क्या देखिए, O अकेले है, O क्या है, अकेले है। तो देखिए इसमें दोनों मिला, लेकिन इसमें नहीं मिला। इसमें H2 है, O2 है, इसमें H में H क्या है, 2 है, लेकिन O एक ही है। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, असंतुलित समीकरण कहेंगे। जिधर बैलेंस नहीं पूरता हो, दोनों तरफ या किसी एक तरफ कमी हो बैलेंस पाने के लिए किसी भी एक एलिमेंट का, तो उस प्रकार के अभिक्रिया हम क्या बोलते हैं, असंतुलित समीकरण कहते हैं, मतलब असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो आपने समझ लिया संतुलित समीकरण क्या होता है और असंतुलित समीकरण क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, अगला प्रश्न क्या है मेरा, संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन इक्वेशन। क्या कॉम्बिनेशन इक्वेशन है, कॉम्बिनेशन का मतलब है जुटना, एकजुट होना। जब कोई वस्तु, देखिए ये एक हाथ हुआ, ये एक हाथ हुआ, जब दोनों मिक्स होगा तो इससे एक मेरा बनाना क्या, एक नया पूरा बना। तो इसी प्रकार जब दो एलिमेंट आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, एक नए यौगिक का निर्माण करेगा, तो उस प्रकार की अभिक्रिया हम क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। मतलब परिभाषा क्या होगा, वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता हो, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2 या 2 से अधिक पदार्थ, यहाँ पे 2 भी हो सकता था, 2 मिल गया मेरा, हाइड्रोजन क्लोरीन मिलकर मेरा क्या बनाया, HCl अम्ल। 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण किया, क्या, 2HCl। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। या इसको देखिए, इसमें 2 पदार्थ है, दोनों मिल गया, एक नया पदार्थ बनाया, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। एक बात और, संयोजन अभिक्रिया का ही दूसरा नाम है संश्लेषण अभिक्रिया। संश्लेषण का मतलब होता है मिलना, संश्लेषण अभिक्रिया। अगर एग्जाम में आपसे पूछे संश्लेषण अभिक्रिया क्या होता है, तो आप कहेंगे संयोजन अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संश्लेषण अभिक्रिया। मतलब जो परिभाषा इसका है वही परिभाषा आप इसमें भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या अगला आपका है, वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, इसका इंग्लिश क्या होगा आपका, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डी मतलब क्या होता है, बांटना। क्या होता है, बांटना। तो बांटे हैं कैसे हम, जब कोई पदार्थ एक बड़ा, देखिए एक बड़ा सा पहाड़ है, यहाँ पे क्या है, बड़ा सा पहाड़ है, बड़ा सा पहाड़ है, चोटी यहाँ पे, ये क्या हो गया, टूट गया, अचानक से बम मार दिए, ये क्या हो गया, टूट गया, पूरा बिखर गया, एक टुकड़ा यहाँ आ गया, एक टुकड़ा यहाँ आ गया, एक टुकड़ा यहाँ आ गया। तो जब बड़ा पहाड़ था ये टूट टूट के मेरा अलग अलग बन गया। तो उसी प्रकार यहाँ पे होगा क्या, अगर एक बड़ा यौगिक टूट के एक अलग अलग प्रकार का कोई एलिमेंट बनाएगा, कोई कंपाउंड बनाएगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। जैसे ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको आप तोड़ दिए, जब
ये आपका कंपाउंड है, इस ये टूट के मेरा क्या बन जाएगा, C+O2। C+O2 ये था बड़ा, अब हो गया छोटा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, 2HCl आपका है, इसको हम क्या कर दिए, तोड़ दिए। क्या कर दिए, तोड़ दिए। तो जब ये टूटेगा तो ये मेरा क्या कर देगा, H2 बना देगा और आपका Cl2 बना देगा। तो ये मेरा था बड़ा यौगिक, ठीक है, लेकिन अब मेरा क्या बन गया, छोटा छोटा एलिमेंट के रूप में ये तोड़ दिया। तो ये आपका बन गया क्या, वियोजन विक्रिया। तो इनको परिभाषा में कैसे लिखेंगे, जब किसी बड़े यौगिक के अणु के टूटने से एक छोटे अणु का निर्माण होता हो, एक छोटे अणु का निर्माण होता हो, तो इस प्रकार के विक्रिया को हम लोग वियोजन विक्रिया कहते हैं। और वियोजन विक्रिया का दूसरा नाम क्या है, अपघटन अभिक्रिया। हो सकता है आपके एग्जाम में अपघटन अभिक्रिया पूछ दे, तो आप उनका भी डेफिनेशन यही लिखिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल आपका बोर्ड पे है, ठीक है। अब आते हैं या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी का दूसरा नाम क्या है, प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया। विस्थापन का मतलब क्या होता है, अपना जगह एक्सचेंज करना, बदलना। इसी का एक और नाम क्या है, प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया। इसी का एक और नाम है एकल विस्थापन प्रतिक्रिया, ठीक है। एकल से आप जानते ही होंगे, एकल मतलब क्या, एक स्थान जब परिवर्तन करता है, तो इस प्रकार की प्रतिक्रिया को हम लोग एकल विस्थापन प्रतिक्रिया कहते हैं। जैसे हम कहेंगे आपको ही पता होगा, सलमान खान और ऐश्वर्या राय दोनों आपस में प्रेम करते थे और ये जिंदगी भर चलते रहा। पहले क्या हुआ, सलमान खान ऐश्वर्या राय दोनों आपस में खुश थे। क्या थे, आपस में खुश थे, जब तक अभिषेक बच्चन का उससे शादी नहीं हुआ था। तो जैसे अभिषेक बच्चन इसके ऐश्वर्या के लाइफ में आए, सलमान खान साइड हो गया। क्या हो गया, साइड हो गया। जब साइड हो गया तो बेचारा सलमान खान अकेले घूम रहा अभी तक। तो अकेले ना घूरा, तो जो एक स्थान बदल दिया। तो इसी प्रकार की प्रतिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया। नहीं समझे, समझते हैं बोर्ड पे। देखिए ये सलमान खान खुश किसके साथ थे, सलमान खान खुश किसके साथ थे, ऐश्वर्या राय के साथ। तो ऐश्वर्या राय जो यहाँ पे है, इसके साथ खुश था। अब एक आदमी कौन आ गया, एक और हीरो, अभिषेक बच्चन। कौन, अभिषेक बच्चन। अब दोनों बेचारा आपस में खुश था, सलमान खान ऐश्वर्या राय, बहुत गहरा संबंध था। बेचारा अभिषेक बच्चन आके ये क्या किया, इनसे शादी कर लिया। क्या कर लिया, इनसे शादी कर लिया है। बेचारा सलमान खान अकेले बच गया और ये अकेले बौखने लगा। तो दोनों क्या हो गया, आपस में पति पत्नी। तो मेरा यहाँ पे क्या बन गया, अब अभिषेक बच्चन, अभिषेक हो गया किसके साथ, ऐश्वर्या राय के साथ। और बेचारा सलमान खान अकेले घूम रहा है, बौख रहा है। ये सोच रहा है मेरी वाली कहाँ गई। अब ये तो रो रो के अपना टेंशने खत्म कर दिया। तो चलिए अब क्या कर सकते हैं हम, शादी हो गया इनके साथ, तो अब ये बेचारा अकेले बच गया। तो ये बात यहाँ पे है, जब ये दो खुशहाल जोड़े को कोई एक आदमी आके अलग कर दे, तो वही एक ही आदमी ना घूरेगा जहाँ मन तहाँ। तो इस प्रकार की प्रतिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया अर्थात एकल विस्थापन प्रतिक्रिया। जैसे यहाँ जैसे CuSO4 अलग एलिमेंट है और यहाँ पे एक जरा आ गया लोहा। क्या आ गया, लोहा। यहाँ देखिए कॉपर हो गया आपका सलमान खान, ऐश्वर्या राय हो गया SO4 और अभिषेक बच्चन हुआ Fe हो गया। अभिषेक बच्चन क्या किया, अब शादी किससे कर लिया, ऐश्वर्या राय से। तो लोहा किससे शादी कर लेगा, SO4 से। तो यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा, FeSO4। अब बचा कौन अकेला बेचारा, कॉपर। तो ये आ जाएगा यहाँ। तो जब दो एलिमेंट एक साथ रहता है और उसके साथ एक आदमी एक्स्ट्रा आके प्रतिक्रिया करके उसको अलग कर देता है, तो उस प्रकार के बाद जो बनता है मेरा रिएक्शन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया। अब इनका परिभाषा क्या होगा बोलेंगे, तो आप इनको परिभाषा में कैसे बोलेंगे, इनका परिभाषा हो जाएगा, जिस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व
कम क्रियाशील तत्व वाले को उसके यौगिक से अलग कर देता है तो उसे हम लोग प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया कहते हैं, एकल विस्थापन प्रतिक्रिया कहते हैं या प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व है, कॉपर है, SO4 यौगिक है वह। ये अधिक क्रियाशील तत्व होने के कारण इनको क्या किया, इनके यौगिक है, यौगिक से क्या किया, इनको अलग कर दिया गया। तो मेरा क्या बन गया, FeSO4। जो अकेले घुरे उसे तत्व कहते हैं, जो सूत्र बना के घुरे वो क्या होता है, यौगिक होता है। तो यहाँ पे क्या था, ये अधिक क्रियाशील तत्व था और ये इनके साथ अभिक्रिया किया और दोनों आपस में मिल गया और कम वाले को छोड़ दिया, जा तुम अपना काम करो। वाजिब सी बात है, अगर कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति में कोई जो अधिक रहता है वो कम वाले को मार देता है। ठीक है, कम वाले से सब कुछ छीन लेता है, अपनी ओर खींच लेता है। तो इस प्रकार की प्रतिक्रिया हम क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया या एकल विस्थापन प्रतिक्रिया या विस्थापन प्रतिक्रिया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्या है उनको देखते हैं। अब देखते हैं द्विविस्थापन प्रतिक्रिया को। द्विविस्थापन प्रतिक्रिया किसको कहते हैं, द्वि मतलब दो, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। जहाँ पे दो व्यक्ति एक्सचेंज करेगा एक दूसरे से तो उससे जो रिएक्शन बनेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, द्विविस्थापन प्रतिक्रिया। अभी सब देखते होंगे आप लोग, क्या होता होगा कि दो व्यक्ति, ये मान लीजिए व्यक्ति कोई हुआ, आइए इसके साथ मस्ती कर रहा, इसका नाम हो गया राम, इसका नाम हो गया रानी। और यहाँ पे कोई लड़का हो गया, इसका नाम हो गया श्याम, इसका, इस लड़के का नाम क्या हो गया, राधा। दोनों में हो गया लड़ाई, दोनों में हो गया लड़ाई, हो गया ब्रेकअप। तो ये क्या करेगी, ये राधा जो है इसके साथ मिक्स हो जाएगी और ये इसके साथ मिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों हो रहा है एक्सचेंज, डबल एक्सचेंज, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इस प्रकार की प्रतिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, द्विविस्थापन प्रतिक्रिया। जैसे AgCl NaNO3, तो ये क्या किया, ये इनके साथ अभी मिक्स है, ये इनके साथ मिक्स है, तो ये क्या किया, दोनों हो गया ब्रेकअप, इसका भी हो गया ब्रेकअप, इसका भी हो गया ब्रेकअप। तो ये क्या करेगा, AgCl है में जो Ag जो है Na3 के साथ मिल जाएगा और ये जो बचा इसके साथ मिल जाएगा। लो तुम हमको छोड़ दिया, तुमको भी हम छोड़ दिए, तुम हमको छोड़ दिया, तुमको भी हम छोड़ दिए, तुम क्या समझता है, तुम्हें होशियार है। तो ये क्या कर दिया, इसके साथ मिक्स हो गया, तो मेरा बन गया AgNO3। अब बचा बचा रही है, तुम हमको छोड़िए दिया तो हम क्या करें, अकेले रहेंगे, चलो हम भी इसके साथ मिल जाते हैं। तो ये क्या किया, इनके साथ साथ मिक्स हो गया, तो मेरा क्या बन गया, NaCl। जब दो एलिमेंट एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं दोनों साइड, ठीक है, तो इस प्रकार जो मेरा रिएक्शन बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, द्विविस्थापन प्रतिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसी का एक और नाम है उभय विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उनको देखते हैं। अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रिफिकेशन रिएक्शन। न्यूट्रिफिकेशन रिएक्शन ये क्या होता है, इनका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, जब अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया कराने से लवण तथा जल बनता हो तो इस प्रकार की प्रतिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण प्रतिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे ये HCl आपका हुआ अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं इसको, और ये हुआ आपका क्षार NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये HCl मेरा अम्ल हुआ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये मेरा क्षार हुआ NaOH, इसको कहते हैं हम लोग अम्ल, इसको कहते हैं हम लोग क्षार। जब दोनों को आपस में प्रतिक्रिया करवाए तो ये क्या किया, NaCl जो है Na इसके साथ मिल गया, तो मेरा क्या बन गया, NaCl, नमक बन गया। क्या बन गया, नमक बन गया। और बचा क्या, इसमें एक H यहाँ पे, एक H यहाँ, तो मेरा कितना हो गया, H2 हो गया। इसमें और क्या बचा है, O, तो मेरा यहाँ पे O आ गया, जल बन गया मेरा। तो इस प्रकार की प्रतिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण प्रतिक्रिया अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, प्रतिक्रिया अभिक्रिया दोनों एक ही होता है। तो हम क्या कहेंगे, जब अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया कराने से नमक तथा जल बनता हो तो इस प्रकार से बनने वाली प्रतिक्रिया को उदासीनीकरण प्रतिक्रिया कहते हैं। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण का नाम क्या है दूसरा, उपचयन अभिक्रिया।
ऑक्सीकरण अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया दोनों सेम ही होते हैं। उनके इंग्लिश क्या होते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ये क्या होता है? ऑक्सीकरण संख्या जो होती है आप उनको यूँ कह सकते हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना या तो यूँ कह सकते हैं H2 को बाहर निकलना, बाहर निकालना। मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन का जुड़ने का मतलब हुआ जिस भी एलिमेंट में ऑक्सीजन जुटेगा वो उसको सड़ा देगा, मतलब खराब कर देगा। जैसे लोहा एक धातु है, वो जैसे ही हवा के संपर्क में आएगा, हवा से मिलेगा, उस पर जंग लग जाएगा, तो लोहा क्या कर गया? सड़ गया। तो आप ये भी कह सकते हैं ऑक्सीजन के जुड़कर किसी वस्तु का सड़ जाना, खराब हो जाना ऑक्सीकरण कहलाता है। या तो आप यूँ कह सकते हैं ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे आप लिए C लिए प्लस O2 लिए, C प्लस O2, तो आपका क्या बन गया? CO2। इसमें क्या देखिए, कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है, संयुग कर रहा है, जुट रहा है, तो मेरा क्या बना? CO2 बना। तो इसी प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। मतलब ऑक्सीजन जुट रहा है, मतलब ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? जुड़ना हो रहा है, तो ये क्या आपका हो गया? CO2 हो गया। अब इनको कैसे समझेंगे? हाइड्रोजन को बाहर निकालना। जैसे H2SO4 है, H2SO4 है, इनको प्रतिक्रिया दी हम जस्ता से। किससे? जस्ता से। अब ये क्या करेगा भैया? ये इनसे प्रतिक्रिया कर लेगा और इनको मार के लतिया के भगा देगा बाहर। तुम निकलो ऐसे, तुम इसमें बहुत टंग लगा रहा है। तो जैसे इसमें ये आ गया, प्रतिक्रिया किया, तो मेरा बन गया ZnSO4, बचा मेरा क्या? H2। तो इसमें क्या देखिए, H2 को बाहर निकालना दिया, लतिया के भगा दिया। तो आप ये भी कह सकते हैं हाइड्रोजन को बाहर निकालना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। या तो आप यूँ कहें हाइड्रोजन को लतियाना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? अवकरण अभिक्रिया, अवकरण रिडक्शन, अवकरण रिडक्शन। अवकरण जो है ऑक्सीकरण का ठीक उल्टा होता है। उसमें क्या था? उसमें था ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना। इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन का जुटना, हाइड्रोजन का जुटना मतलब मिल जाना और ऑक्सीजन का हट जाना, तो वो क्या कहलाएगा? आपका अवकरण कहलाएगा। इसी का सर्वनाम क्या है? अपचयन। क्या? अपचयन, रिडक्शन। परिभाषा में कैसे लिखेंगे आप? जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का जुटना हो और ऑक्सीजन का हटना हो, मतलब हाइड्रोजन का जुटना ऑक्सीजन का हटना जिस अभिक्रिया में हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अवकरण अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, जैसे ये आपने लिया H2 और आपका आ गया Cl2। इसमें आप क्या कर रहे हैं? H2 जुट रहा है ना, तो हाइड्रोजन का जुटना हो गया आपका क्या? अवकरण अभिक्रिया। मेरा क्या बन गया? 2HCl, 2HCl। मतलब हाइड्रोजन का जुटना ऑक्सीजन का हटना आपका हो गया अवकरण अभिक्रिया। या तो आप यूँ कर सकते हैं हाइड्रोजन का जुटना ही अवकरण अभिक्रिया कहलाता है। इसी का एक और नाम क्या है? अपचयन अभिक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है? तो उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं जिसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया दोनों एक साथ हो। मतलब ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया को ही हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसको हम लोग ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया भी कहते हैं।
इसी का एक और नाम है उपचयन अपचयन। इनको हम रेडॉक्स अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण अपकरण भी कहते हैं, उपचयन अपचयन भी कहते हैं। अब ऑक्सीकरण कहाँ पे हुआ, अपकरण कहाँ पे हुआ, ये हमको पता नहीं है। देखते हैं। देखिए, जैसे CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड में H2 मिलाने से मेरा क्या बना, कॉपर को अलग कर दिया और जल बना दिया गया। तो यहाँ पे देखिए, कॉपर को ऑक्सीजन से हटा दिया गया, ऑक्सीजन से हटा दिया गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ, मतलब ऑक्सीजन यहाँ से हट गया। तो ऑक्सीजन का निष्कासन क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है। अब देखिए, इसमें क्या हुआ, इसमें जो है ये आदमी, ये जो है ऑक्सीजन मिल गया, ये ऑक्सीजन मिल के बना लिया H2O। अब इनसे क्या क्या, ये मिल गया H2 बेचारा ऐसे मिल गया, और दोनों मिल के क्या कर बना दिया गया H2O। उसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन का संयोग हुआ, सॉरी हाइड्रोजन का ऑक्सीजन क्या हुआ, इसमें संयोग हुआ, हाइड्रोजन का संयोग हुआ, मतलब हाइड्रोजन मिल गया, दोनों हाइड्रोजन मिला इसमें, तो मेरा क्या बना, H2O बना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अब ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो दो प्रतिक्रिया एक साथ होने के कारण ही इनको कहा गया रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है। अब हम समझेंगे ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया, एक्सोथर्मल रिएक्शन। तो एक्सोथर्मल रिएक्शन क्या होती है, देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा को बाहर किया जाता हो, जिसमें ऊष्मा को बाहर किया जाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया। जैसे हम चूना को उसमें जल मिला दिए, चूना में क्या कर दिए, जल मिला दिए। जैसे ही चूना में जल मिलाएंगे वो बुलबुलाने लगेगा, ठीक है, और वो क्या करेगा, गर्म होके वो ऊष्मा को बाहर निकाल देगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देखिए, जब ऊष्मा बाहर निकल रहा है गर्म करने के बाद चूना को, तो वहाँ पे क्या बन गया, चूना पत्थर बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, चूना पत्थर बन जाएगा और ऊष्मा उससे बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार की प्रतिक्रिया हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया। ठीक है। जैसे कार्बन में मिला दिया ऑक्सीजन, तो आपका बन गया एक गैस, क्या, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया तो उसमें क्या होगा, ऊष्मा खत्म हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं ऊष्मा को बाहर निकालना ही ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया कहलाता है। अब ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया क्या होती है, इंडोथर्मल रिएक्शन। इंडोथर्मल रिएक्शन, ऊष्मा को ग्रहण करना ही ऊष्माशोषी कहलाता है। ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी मतलब सोखना, जो ऊष्मा को सोख ले, अपनी ओर खींच ले, ग्रहण कर ले, समाज अपने आप में, उसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, ऊष्माशोषी। जैसे यह क्या होता है, यह ठंडा हो जाता है, जैसे गर्म करेंगे इसमें क्या होगा, कोई भी वस्तु ठंडा हो जाएगा और वो सोख लगा अपनी अंदर में। जैसे चीनी में जल मिलाएंगे, आप चीनी में मिक्स कीजिए जल, तो वो क्या करेगा अपनी, और वो मिक्स करके वो ठंडा हो जाता है, वो गर्म नहीं, तो वो क्या होता है, ठंडा हो जाता है। तो इस प्रकार की प्रतिक्रिया हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया। जैसे N2O2 और ऊष्मा को हम सबको मिक्स कर दी, क्या बना, 2NO बना। ठीक है। तो आप कह सकते हैं वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा को सोख लेती हो या ऊष्मा को ग्रहण कर लेती हो, उसको बोलते हैं ऊष्माशोषी, और जो बाहर करता हो ऊष्मा को, ऊष्माक्षेपी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण से तात्पर्य क्या है, किसी भी पदार्थ को किसी से रिएक्शन कराएंगे तो उसका अवक्षेप बनना चाहिए, उसका एक ना एक कोई पार्ट बचना चाहिए। तो उसके बाद जो बचेगा वही क्या कहलाएगा, उसका अवक्षेपण कहलाएगा। मतलब परिभाषा से क्या होगा, इसका डिफिनेशन क्या हो सकता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण हो उसे अवक्षेपण प्रतिक्रिया कहते हैं, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका नमक है NaCl, इसमें आप सिल्वर नाइट्रेट डाल दिए NaAgNO3। जब इनसे प्रतिक्रिया करा तो ये क्या किया, Ag जो है इनसे मिक्स हो गया, क्या हो गया, इनसे मिक्स हो गया, मेरा बन गया सिल्वर क्लोराइड बन गया। क्या बन गया, सिल्वर क्लोराइड बन गया, AgCl बन गया। बाकी मेरा जो बचा पार्ट ये इससे मिक्स हो गया NaNO3, ये सोडियम नाइट्रेट बन गया। तो जो सोडियम सिल्वर क्लोराइड है ये ही एक अवक्षेप का कार्य किया, और ये आके क्या करेगा, नीचे बढ़ जाएगा। इसलिए इसको हम दर्शाने के लिए क्या करते हैं, इनके
बगल में तीर का, नीचे तीर का चिन्ह देते हैं। अगर कोई गैस होता है तो ऊपर चिन्ह दिखाते हैं, कोई अपक्षेप होता है तो नीचे चिन्ह दिखाते हैं। ठीक है, देखिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसी का दूसरा नाम क्या है? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उस अभिक्रिया को कहते हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में कोई घटना हुआ। प्रकाश की उपस्थिति में जो घटना होगा वही क्या कहलाएगा? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। परिभाषा क्या होगा? वह अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित हो उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे पौधा सब जो है अपना भोजन तैयार करता है, किसके कारण? प्रकाश की उपस्थिति के कारण। तो आप लिख सकते हैं जैसे में पौधे का भोजन तैयार करना। ठीक है, या मान लीजिए आपका गैस है, ये क्या है? गैस हाइड्रोजन है और ये मिक्स हो गया क्लोरीन गैस के साथ, किसकी उपस्थिति के रूप में? सनलाइट के रूप में, मतलब प्रकाश के उपस्थिति के रूप में। जब प्रकाश की उपस्थिति में ये आया तो ये क्या बना दिया? मेरा 2HCl बना दिया, 2HCl बना दिया। तो इस प्रकार की प्रतिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्या होता है? देखिए दहन आप लोग देखे होंगे गांव घर में, कोई भी वस्तु जलता है उससे आग उत्पन्न होता है। चाहे आप कागज जलाए होंगे उससे भी आग निकलता होगा, लाइट निकलता होगा। आप LPG गैस घर में खाना बनाते होंगे तो उससे भी लाइट निकलता होगा और कुछ गर्म होता होगा। तो जो लाइट निकल रहा है उसको बोलते हैं प्रकाश, और जो आप गर्म होकर महसूस कर रहे हो उसको बोलते हैं उष्मा। वायु सी बात है, जहाँ पे लाइट निकलेगा वहाँ पे गर्म निकलेगा ही, वहाँ पे गर्म होगा ही, वहाँ पे उष्मा निकलेगा ही। कागज जो आप लोग बचपन में कागज जलाए होंगे तो उसको, उसमें क्या होता है? लाइट ही निकलता है। ठीक है, और उसे भी में वो भी पहले गर्म होता है तब वो लाइट निकलता है उससे। अब मतलब आप कोई भी वस्तु को जलाएंगे तो आपको उष्मा के साथ साथ प्रकाश जरूर मिलेगा। तो वहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? वहाँ पे वह एक दहन का काम कर रहा है, वहाँ पे एक दाह्य पदार्थ का काम कर रहा है। दाह्य पदार्थ क्या होता है? जो पदार्थ जलकर उष्मा और प्रकाश को उत्पन्न करता है उसको भी दाह्य पदार्थ कहते हैं। जैसे पेट्रोल जलता है, उष्मा भी देता है और लाइटिंग देता है। डीजल भी होता है, कागज भी है, LPG भी है, CNG भी है, लकड़ी भी है। कोई भी वस्तु सब जलेगा तो लाइट देगा ही देगा। जब लाइट देगा तो उष्मा निकलेगा ही निकलेगा, तो उसको बोलते हैं दाह्य पदार्थ। इसी का एक टॉपिक और आता है दहनशील पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ। जो पदार्थ जलने में सहायक हो उसे दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ कह सकते हैं। जैसे कागज, पेट्रोल, डीजल, ये सब जलने में सहायक होता है तो ये आपका हो गया दहनशील पदार्थ। एक होता है अदहनशील पदार्थ, जो पदार्थ जलने में सहायक ना हो उसको कहते हैं हम लोग अदहनशील पदार्थ। जैसे ईटा, पत्थर। वह रासायनिक अभिक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर प्रकाश के साथ साथ उष्मा उत्पन्न करे उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? दहन कहते हैं, कंब्यूटेशन कहते हैं, कंब्यूजन कहते हैं। जैसे कार्बन में मिला दिया आप ऑक्सीजन तो आपका बन गया क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बनने के साथ साथ आपका लाइटिंग निकलेगा, लाइटिंग निकलेगा तो उसके साथ साथ आपका उष्मा हीट होगा ही, गर्म हुआ होगा ही। तो गर्म उष्मा के साथ साथ क्या निकला? प्रकाश निकला। आखिर दहन जो होता है इनकी आवश्यक शर्त क्या क्या है? आखिर दहन का क्या काम होता है जो जल्दी वो एक्सेप्ट कर लेता है किसी भी पदार्थ को? तो देखिए इनकी आवश्यक शर्त क्या है? इनके आवश्यक शर्त क्या है? नंबर 1, पहला आपका है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। क्या है? दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। आप अपने गांव घर में देखे होंगे ईंट, पत्थर, लकड़ी, कागज, ठीक है, बहुत सारा रखा रहता है। उसमें जिसमें से ईंट सब जलता नहीं है लेकिन कागज, लकड़ी सब जलता है। ठीक है, तो हमको क्या करना चाहिए?
दहनशील पदार्थ मतलब जो होता है जो जलता हो, वो दहनशील पदार्थ हो गया। कागज जलेगा, लकड़ी जलेगा, तो हो सकता है इसके जलने से आपके गांव घर में आग लग जाए। तो आपको क्या करना है, इनसे दूरी बनाना, मतलब आपको जो भी दहनशील पदार्थ हो, जो जो आपको आसपास दिखे, सबको हटा लेना चाहिए। ठीक है, पहला आपका क्या हो गया, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। दूसरा आपका हो गया दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति। दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति। पोषक पदार्थ क्या होता है? पोषक मतलब हुआ उसके लिए आवश्यक शर्त। जलने के लिए क्या क्या चाहिए? हवा चाहिए, हवा चाहिए ना, कोई सी भी चीज़ को जलने के लिए हवा चाहिए, बिना हवा को जलेगा नहीं, जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, हवा ऑक्सीजन की उपस्थिति में आएगा तो फिक्स जलवे करेगा और वो जलेगा ही जलेगा। जैसे आप देखे होंगे आपके घर में अगर आप मोमबत्ती जलाते होंगे, आपके कमरे में अगर मोमबत्ती जला के आप छोड़ दिए हैं, वो जलती रहता है, वो जलती रहता है। लेकिन किसी शीशे के अंदर बंद कर दें मोमबत्ती को जला के, तो बंद हो जाएगा, वो नहीं आएगा। क्यों? वहाँ पे इसलिए नहीं जला क्योंकि जब शीशा में बंद किए उसमें ऑक्सीजन उसको मिल ही नहीं रहा था, जिस कारण से वो अपने आप जलना बंद कर दिया। लेकिन हम लोग जब बंद कमरे में जलाते हैं उसको, तो ऑक्सीजन मिलता है, जिस कारण से वो जलता है। तो हम यहाँ क्या देखें, यहाँ ये भी देखिए कि जलने के लिए आवश्यक चीज़ क्या होना चाहिए? हवा भी चाहिए। हवा की उपस्थिति भी होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो पदार्थ नहीं जलेगा। दूसरा क्या है? ज्वलन ताप की प्राप्ति। हर एक पदार्थ किसी न किसी टेम्परेचर पे वो जलता है, तो उसका क्या कहलाता है? ज्वलन ताप बोलता है। तो आप नंबर 1 दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, नंबर 2 दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, नंबर 3 हवा की उपस्थिति। ये 3 चीज़ें हैं जो दहन के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर ये तीनों होंगे तभी वो पदार्थ जलेंगे, अदरवाइज वो नहीं जलेंगे।